आमिर साहब, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे भी चीज़ें देखते हैं। हमने देखा है कि 3 खतूत लिखे गए और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। नो रिस्पांस इज़ ऑल्सो अ रिस्पांस, ये बड़ा फेमस जुमला है हमारा। अब इसके बाद रमज़ान के बाद फैसल चौधरी कह रहे हैं कि जी वो तो दोबारा कैंपेन चलाने जा रहे हैं, तो इज़ एवरीथिंग बैक टू स्क्वायर वन? और क्या ये सिर्फ मीडिया साइकिल में रहने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है, या वाकई कोई सीरियस डिसरप्शन फाइनल कॉल जैसी या 9th में जैसी हम एक्सपेक्ट करें? देखें, जब 26 नवंबर कर रहे थे तो उनको पता था कि मेरा केस फाइनल हो रहा है और जिसमें उनको 14 साल की सजा हो गई। अब आप ध्यान में रखें कि जो जीएचक्यू हमला केस है वो जनवरी में शुरू हुआ और बड़ी तेजी के साथ उसमें पेशरफ्त हो रही है। मैं अपनी इत्तला की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। 25 गवाह हो चुके हैं, 100 प्लस उन्होंने गवाह रखे हैं, लेकिन वो मिड ऑफ जाके ना रमजान शरीफ ये गवाहों का काम मुकम्मल कर देंगे। वो शायद ड्रॉप भी काफी लोगों को कर देंगे। और जो मेरी इत्तला है कि आप प्रोसिक्यूशन अदालत की इजाजत से लाएगी, जिसको देख के इमरान खान खुद भी हैरान हो जाएंगे कि चक्री में जो मीटिंग हुई थी इस हवाले से उसकी एविडेंस आएंगे। आपको एक बात ये बता दूं कि जो ये बार बार सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, ये कहते हैं आप वीडियोज लाएं। अदालत में 300 प्लस पेपर्स की 118 कापियां जमा है, जिसमें यूएसबीज हैं जो खान साहब मांग रहे हैं। और प्रोसिक्यूटर कह चुके हैं बार बार कि आप दरखास्त दें और अदालत से ले लें, ताकि आपको, और ये काम उन्हें आखिर में तो करना है जब जरा करनी पड़ेगी गवाहों पे। वो केस मुझे ईद के फौरन बाद जाके कहीं बकरा ईद से पहले मिड में, दायरा 2 महीने 10 दिन का टाइम होता है आपस में ईद और बकरा ईद के बीच में, तो ये फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें प्रोसिक्यूशन बड़ी तवक्को रखती है कि उनका केस बड़ा सॉलिड एविडेंस पे मौजूद है और वो जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगी तो सब लोगों को समझ आ जाएगा। तो आप समझें कि इमरान खान साहब के अकेले इमरान खान के नाम के 26 वकील हैं इस केस में, और 118 जो लोग हैं नामजद इस केस में, उन सबका एक एक वकील अलग है। उन्होंने भी पूरी तैयारी की हुई है, प्रोसिक्यूशन ने भी की हुई है। वो कह रहे हैं हमने 1 साल लगाया, हमने ऐसे नहीं लगाया, हमने पूरी तैयारी की है। तो ये जो तहरीक आ रही है ना, अब आप इस केस के साथ उसको रिलेट कर लें। लेकिन सज्जाद मीर साहब, अगर पहले का रिकॉर्ड देख लें, वो कहते हैं पीछे देख लें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो एक केस में सज़ा उनको हो चुकी है, दूसरी में अगर इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन है, सारी एविडेंसेस हैं, तो सज़ा हो या ना हो, बहरहाल ये बार बार कॉल्स देने का सिलसिला आपको क्या लगता है ये उन्हें कोई फ़ायदा दे रहा है किसी भी तरह का? लेटर्स का तो समझ में आता है कि उनकी ऑडियंस इंटरनेशनल भी थी, उनके फॉलोअर्स भी थे, उनको पता था उनको जवाब नहीं आएगा, लेकिन बार बार कॉल्स देके जो एक यहाँ पे डिसरप्शन होती है, उसका क्या पर्पस आपको समझ में आता है? ये जो आर्मी चीफ के बयान आते हैं ना, कि इसको इस पर देखिएगा कि जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद इनकी लड़ाई हुकूमत के साथ है और हुकूमत इनकी बात नहीं मान रही, और अब हम खत लिख रहे हैं और खत लिख रहे हैं उसको कि जो असर रखता है, अपनी बात मना रहे हैं। तो वो साफ कहता है कि भाई कोई खत तो मुझे मिला ही नहीं, और मिल भी गया तो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। और ये एक चाल है, मैं इसको समझता ही हूँ। मैं कोई खत पढ़ने की ज़हमत भी मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। और साथ उसके बताता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, और वो ये बताता है कि हम कन्विंस हैं इस बात पर कि ये लोग जो है मुल्क के दुश्मन हैं। जब मुल्क बैंक को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि इस पर नौजवान आगे बढ़े, इसमें औरतों को तालीम दी जाए, ये नहीं चाहते कि मुल्क का नुक्ता नजर एक रोशन ख्याल पस मंजर के साथ आगे जाए, क्योंकि ये सब बातें नहीं चाहते। और इनका रवैया ये रहा है कि जब उन्हें लगता है कि इनके बानी का रवैया खासतौर पर यह है कि जब लगता ये है कि कुछ होने वाला है तो ये कुछ कर देते हैं। जब इन्हें ये तय करना होता है कि आर्मी चीफ ये ना हो तो ये मुजाहरा करते हैं। जब इन्हें तय होता है कि बट हमने देखा सज्जाद मीर साहब, किसी एफर्ट से कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा सवाल आमिर इलियास राना साहब आपसे लास्ट कंटिन्यू, मेरा यही सवाल है कि सेम प्रैक्टिस से नए रिजल्ट्स तो नहीं लिए जा सकते, तो वो ये बार बार कॉल्स के बजाय क्यों नहीं सीरियसली बातचीत की तरफ आते? वो क्यों नहीं रिकन्सिलिएशन का सोचते? क्योंकि एक तरफ तो हम सुनते हैं कि उनको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो ग्रैंड अलायंस भी अगर बनाने जाएंगे तो वो भी रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी के लिए बनाने जाएंगे। दूसरी तरफ हर चीज़ एनालिस्ट कहते हैं कि उनके केसेस से जुड़ी हुई है, हर कॉल तब दी जाती है जब केसेस लगने वाले होते हैं। तो इसका एंड कहाँ होगा?
देखिए, ये बात तो पीटीआई की क़यादत को समझने की है और अपने लीडर के सामने बड़े फर्म होके बात करने की है कि जनाब आपने ये सारे कुछ करा लिए। मैं मुख्तसर बात करूंगा कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस्लामाबाद में 2 घरों में गई, वो दोनों लोग अब स्टीयरिंग कमेटी में भी हैं। उन्होंने कहा कि आपने सोचा पहले स्टार्ट में कि जरनैल बगावत करेगा, नहीं हुई, जज बगावत करेगा, नहीं हुई, फिर आपने सोचा अवामी बगावत होगी 26 नवंबर को, नहीं हुई, तो अब आप हमारे पास आए हैं कि ग्रैंड अलायंस बना लें। तो ये काम आपको पिछले साल जब इलेक्शन हो गया था और आप ये रिग्ड बात कर रहे थे, तो आपको तो फौरन आ जाना चाहिए था लोगों से बैठने के लिए। अभी भी हमें यकीन नहीं है कि आपके लीडर जो हैं वो इस ग्रैंड अलायंस को लेके चलेंगे। अब तो खैर उनकी तरफ से कल खान साहब की तरफ से मैसेज आया ना। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना तो साहब, फिर लड़ाई मीर साहब, थैंक यू SPR को सो मत मच भूलिएगा साथ। फॉर जॉइनिंग अस। बात यही है कि प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, पीस, ये बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं जो हमने अचीव करने हैं, स्पेशली इन द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो जहाँ पे मुस्तकिल चीज़ें अपसेट हो रही हैं। कल हमने बात की थी अमेरिका किस तरीके से एटॉमिक रिएक्टर्स देने को तैयार है इंडिया के लिए। अभी हमने अफ़गानिस्तान की बात की कि यूएन भी कह रही है कि वहाँ से डायरेक्ट थ्रेट आ रही है रीजनल लेवल की। ये सब कंसिडर करते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनली चीज़ें इन ऑर्डर रखना, और उसके लिए तमाम लीडर्स की अक्रॉस द बोर्ड सब पॉलिटिकल लीडरशिप की ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम कोई ऐसा काम ना करें जिससे डायरेक्टली जो ऑलरेडी हालात पाकिस्तान के खिलाफ हैं वो इफ़ेक्ट हों। बट स्टिल सियासत होती रहनी चाहिए, जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। किसी भी बहाने से किसी का हक सल्ब करने की बहरहाल आइन इजाज़त नहीं देता।